चलिए, हम लोगों ने थिन सिलेंडर पूरा देख लिया था, ठीक है, थिन स्फीयर भी देख लिया था। अब हम आ रहे हैं आगे, कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी यूनिट में। कहाँ पे? थिक सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स। ठीक, थिन और थिक सिलेंडर में हमारा बेसिक डिफरेंस जो था वो ये था कि अगर हम थिकनेस और इंटरनल डायमीटर का रेशियो देख रहे थे और वो रेशियो अगर 1/20 से कम आ रहा था तो वो हमारे थिन सिलेंडर में जा रहा था, अगर मोर देन आ रहा था 1/20 से तो वो हमारे थिक सिलेंडर में जा रहा था। ठीक है, ये बेसिक हमारा जो था वो दोनों के बीच में डिफरेंस था, जहां से हम उसको क्लासिफाई कर रहे थे। आज हम बात करेंगे थिक सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स की। ठीक है, जब हम थिक सिलेंडर और स्फीयर की बात कर रहे हैं तो देखिए, for thin cylinders it may be assumed with reasonable accuracy that hoop and longitudinal stresses are constant over the thickness and the radial stress is small and can be neglected। जब हम बात कर रहे थे थिन सिलेंडर्स की, ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि हुप और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो पूरी थिकनेस पे जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, ये एज्यूम करके हम चल रहे थे अपनी पूरी एनालिसिस में। और जो रेडियल स्ट्रेस था जो कि बहुत स्मॉल होता है थिन सिलेंडर में, ठीक है, वो रेडियल स्ट्रेस हम क्या कर रहे थे? नेग्लेक्टेड कर रहे थे। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि हुप स्ट्रेस, the hoop stress in case of thick cylinder will not be uniform across the thickness। जो हुप स्ट्रेस यानी कि जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस था हमारा, ठीक है, वो थिक सिलेंडर के केस में यूनिफॉर्म नहीं होता है, पूरे थिकनेस में यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो वेरी करता है। ठीक है, एक्चुअली द हुप स्ट्रेस विल वेरी फ्रॉम ए मैक्सिमम वैल्यू एट द इनर सर्कमफ्रेंस टू ए मिनिमम वैल्यू एट द आउटर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, क्या होता है, कैसे वेरी करते हैं? जो हुप स्ट्रेस है वो जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगा वो इनर सर्कमफ्रेंस पे होगा सिलेंडर के, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आउटर सर्कमफ्रेंस पे होगा। ठीक है, अब हुप स्ट्रेस हमारा क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, केवल हुप स्ट्रेस वेरी कर रहा है। अगर दो की कंपैरिजन हम कर रहे हैं, हुप और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, हुप स्ट्रेस हमारा केवल इन दोनों में से वेरी कर। अब हम कह रहे हैं कि स्ट्रेसेज बताइए थिक सिलेंड्रिकल सेल में क्या स्ट्रेस होंगे? किसमें? थिक सिलेंड्रिकल सेल। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? हम एक सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक, एक सिलेंडर हमने लिया, क्या है? इनर रेडियस R1 है उसका, ठीक है, आउटर रेडियस जो है वो R2, जो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट है, ये R1 और ये हमारा R2। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे। हम कह रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है वो कैपिटल L है। ठीक, हमने कहा कि लेट स्मॉल r2 इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड स्मॉल r1 इक्वल टू इंटरनल रेडियस ऑफ द सिलेंडर, r2 एंड r1। ठीक है, L क्या है? L हमारा लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक, एक सिलेंडर था, उसका ऊपर क्रॉस सेक्शन व्यू बना हुआ है। कहते हैं हम कि सिंपल, जैसे वहां पे भी हम रिंग ले रहे थे, कह रहे हैं कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस x। ठीक है, रेडियस x पे हमने एक एलिमेंट्री रिंग जो है वो कंसीडर किया, लेट किया है, और जो कि थिकनेस हमारे कितने से है? dx, एज शोन इन फिगर ए बी एंड सी। जैसे कि हम इस फिगर में ऊपर देख रहे थे कि ये जो हमारा थिकनेस है इसका, एलिमेंट्री रिंग का, ठीक है, वो कितना है? dx। ठीक, अगर हम इसी को कहें, हमने क्या किया देखो, उसी को अलग बना लिया केवल एलिमेंट्री रिंग निकाल के, तो ये पूरी हमारी जो बन रही है वो एलिमेंट्री रिंग बन रही है। ठीक है,
ये एलिमेंट्री रिंग वाली थिकनेस हमारी पूरी की पूरी है। कितनी थी हमारी एलिमेंट्री रिंग की थिकनेस? dx। ठीक है, अब हम कुछ चीजें इस पे क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। एज्यूम क्या क्या कर रहे हैं? पहला हम एज्यूम कर रहे हैं कि px यानी कि रेडियल प्रेशर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द रिंग। ठीक है, px जो है ये हमारा, ये इनर सरफेस पे हमारा क्या है, रेडियल प्रेशर। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसकी थिकनेस जो है एलिमेंट्री रिंग की वो कितनी थी, dx थी। तो हम इसके आउटर सरफेस पे कितना होगा प्रेशर, तो हम कह रहे हैं आउटर सरफेस पे जो प्रेशर है वो px प्लस dpx, रेडियल प्रेशर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द रिंग। ठीक है, यानी कि इनर वाले पे हमारा px आया, आउटर वाले पे हम ले रहे हैं px प्लस dpx। और सिग्मा x हम कह रहे हैं हुक स्ट्रेस इंड्यूस इन द रिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई x जो है हमारा, x इसलिए हमने लिया हुआ है कि वो डिफरेंट पोजीशंस पे हमारा जो हुक स्ट्रेस है थिक सिलेंडर के लिए वो वेरी कर रहा है। ठीक है, हमने कहा टेक ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन xx एंड कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द half of the ring of the figure C as shown in D and E, as shown in figure D and E। जो ये हमने ऊपर अभी डायग्राम बनाया था, ठीक है, क्रॉस सेक्शन व्यू ही हम देख रहे थे वहां पे सर्किल की तरह। ठीक है, अगर हम उसको कट कर दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको क्या करना है, कट कर दे रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं, तो क्या है, एलिमेंट्री रिंग को हम कह रहे थे कि वो रेडियस एक्स पे, रेडियस एक्स पे हमारा एलिमेंट्री रिंग dx थिकनेस का था। ठीक है, तो डायमीटर पूरा कितना हो जाएगा, dx, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया है dx। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। फिर मैंने कहा कि इसका दूसरा पोर्शन भी मैंने बनाया है कट वाला। हम कह रहे हैं कि ये जो थिकनेस है, ठीक है, वो कितना था हमारा, dx। ठीक है, आउटर वाले पे हमारा रेडियल प्रेशर कितना था, px प्लस dpx। लेंथ हमारी कितनी थी, लेंथ हमारी थी l। ठीक है, और ये थिकनेस तो हमारा ds था ही, एज यूजुअल हमें पता है इसके बारे में। ठीक, अब देखिए, सिंपल देख लीजिए डायग्राम एक बार फिर से, कि हमने यहाँ पे x रेडियस पे, x डिस्टेंस रेडियस पे हमने लिया था अपना थिकनेस वाला एलिमेंटर रिंग, तो ये डायमीटर उसका 2x हो जाएगा। सिग्मा x हमारा हुक स्ट्रेस दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये dx थिकनेस यहाँ पे रेडियल प्रेशर हम दिखा रहे हैं इंटरनल फूड की वजह से, px प्लस dpx आउटर वाले पे और px जो है वो इनर वाले पे। तो अब कह रहा है कि बर्स्टिंग फोर्स कितना होगा, है ना, कह रहा है कि बर्स्टिंग फोर्स कितना होगा। ठीक, तो देखिए बर्स्टिंग फोर्स कितना होगा भाई, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, है ना, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, जब हम इस इनर वाले की बात कर रहे हैं, जब हम इस इनर वाले की बात कर रहे हैं, इनर डायमीटर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा कितने का है, 2x का। ठीक है, ऐसे उल्टा कर लो इसको, जैसे इस डायग्राम में मैंने अपोजिट वाला डायरेक्शन दिखाया है। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस हमारी जो होगी वो 2x की होगी। ठीक है, रेडियल प्रेशर लग रहा है उस पर। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया हुआ था जब शुरुआत किया था इस यूनिट का, कि हम क्या कर रहे थे कि 3D जो डायमेंशन है उसको हम 2D में कन्वर्ट कर रहे थे, कि कहाँ पे हमारा एरिया किस एरिया पे लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा 2x है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी जो है वो 2x थी, और
ये एज ए रेक्टेंगल बनेगा पूरा। इस पूरे एरिया पे इस पूरे एरिया पे इस पूरे एरिया पे जो है हमारा वो लग रहा है पी एक्स, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक जो है वो 2x थी, ठीक। और ये डिस्टेंस जो है हमारी यहां से लेके यहां तक क्या है, यहां तक क्या है वो यल है। तो ये एज ए रेक्टेंगल बना। अगर हम इसको ऐसे सरफेस बस ऐसे ऊपर कर ले तो प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पे एज ए रेक्टेंगल बनेगा। वो रेक्टेंगल कितने का होगा, 2x इंटू यल का, जहां पे हमारा प्रेशर px लग रहा है, ठीक है। तो इस px इंटू 2 x इंटू यल, एरिया हमारा हो गया 2x इंटू यल और प्रेशर हो गया px, ठीक है। अभी तक जब हम थिन सिलेंडर की बात कर रहे थे तो केवल हम स्पेस इंटू एरिया ही कर रहे थे एक ही बार, ठीक है, क्योंकि वहां पे थिकनेस की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था, वो इतना थिन था। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इनर वाले पे प्रेशर कुछ और है और आउटर सरफेस पे प्रेशर कुछ और है। तो आउटर वाले पे कितना है, आउटर वाले पे है हमारा px प्लस dpx का रेडियल प्रेशर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया होगा। तो मल्टीप्लाइड बाय एरिया होगा तो यल तो हमारा सेम है ना, लेंथ तो हमारा सेम है। चेंज क्या होगा एरिया में, डिस्टेंस उसकी विथ, ठीक है, जो उसका डायमीटर है। तो डायमीटर कितना चेंज होगा ये भी देखना पड़ेगा हमें, है ना। डायमीटर क्या होगा उस केस में जब हम थिकनेस ले रहे हैं, यानी कि इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सैडेड पोर्शन को भी हम कंसीडर करेंगे दोनों ही तरफ। तो इंटरनल वाला हमारा था 2x प्लस dx इधर से ऐड हुआ और एक dx हमारा इधर से ऐड हुआ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2dx प्लस 2x, यानी कि 2 अगर कॉमन कर दिया जाए तो x प्लस dx, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2 कॉमन करके ब्रैकेट में x प्लस dx, और एरिया चूंकि निकाला तो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ से हमने कर दिया इसको, ठीक है। अब देखिए सिंपल हमने लिख लिया बर्स्टिंग फोर्स अपना, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है अब हमें। तो हमने किया क्या है कि 2 और l ये हमने लिया यहाँ से कॉमन, ये l है यहाँ से हमने कॉमन ले लिया और 2 ले लिया। तो 2l हमने जब कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में हमारे बचा है px इंटू एक्स माइनस, अब ये वाला, ये जो l यहाँ से कॉमन आ गया था 2 आ गया था कॉमन, तो बचा था हमारा एक ब्रैकेट में px प्लस dpx और एक ब्रैकेट में बचा था x प्लस dx, ठीक है। दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो देखो कैसे, इसका पहला टर्म हम ले रहे हैं और इस पूरे में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा px इंटू एक्स प्लस px इंटू dx, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो px इंटू एक्स, फिर px इंटू dx, तो ये आ गया हमारा टर्म। फिर जब हम ये dpx वाला मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तब क्या हो रहा है dpx इंटू एक्स, यानी कि x dpx और फिर dpx इंटू dx, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है ब्रैकेट खोलने पे, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं इसके बाद, 2l तो हमारा वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या होता है जब ये स्मॉल ब्रैकेट खुलेगा हमारा, ठीक है। तो ये माइनस और प्लस ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, है ना। कौन कौन से कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस होगा मल्टीप्लाई होके, और px इंटू डी एक्स, यानी कि पहला टर्म हमें मिल गया माइनस px इंटू डी एक्स, ठीक है। फिर ये माइनस और प्लस यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे माइनस था, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, फिर x dpx आ जाएगा, ये भी हो गया। अब जो ये हमारा आखिरी टर्म बचा हुआ है क्या, माइनस dpx इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये दोनों ही, चूंकि dpx भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और dx भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, और दो स्मॉल क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हमें मिलेगी,
ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको क्या कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ऑन नेग्लेक्टिंग dpx into dx as it is very small quantity, ठीक है, हम क्या किए, उसको नेग्लेक्ट कर। तो अब हमारे पास क्या बचा, माइनस हमने यहां से बाहर कर लिया है, तो ये बचा हमारा -2l px इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी पी एक्स, इक्वेशन नंबर ऊपर, ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर ऊपर। चलिए ठीक, अब हम कह रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 के आने के बाद हम आगे बढ़े। हमने देखा था बर्स्टिंग फोर्स, ठीक है, हमने बर्स्टिंग फोर्स देख लिया, निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं क्या, रेजिस्टिंग फोर्स, कितने से रेजिस्ट कर रही है। तो रेजिस्टिंग फोर्स हमारा कितना कैसे निकलता था, कि कितने से वो रेजिस्ट कर रहा है, हुप स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट, ठीक है। तो हुप स्ट्रेस किस पे लग रहा है, इस वाले पे लग रहा है, ये जो लग रहा है वो हमारा हुप स्ट्रेस लग रहा है इस एरिया पे, ठीक है। अब कितना लग रहा था, सिग्मा एक्स, यहाँ पे मैंने दिखाया है ना, ये सिग्मा एक्स लग रहा है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स मल्टीप्लाइड बाई दिस एरिया। अब ये एरिया कितना होगा, जिसकी थिकनेस हमारी दी है dx मल्टीप्लाइड बाई लेंथ l, ठीक है। तो dx इंटू एल इस वाले के लिए हो जाएगा, इस वाले के लिए, और dx इंटू एल इस वाले के लिए हो जाएगा, यानी कि 2dx इंटू एल, ये हमारा एरिया होगा मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एक्स, ये हमारा रेजिस्टिंग फोर्स आ जाएगा। तो हुप स्ट्रेस हमारा सिग्मा एक्स था और एरिया हमारा आ गया 2dx इंटू एल। इसको हमने कह लिया अपना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर लिया, तो अब देखिए आगे क्या हो। हम कह रहे हैं इक्वेटिंग द रेजिस्टेंस फोर्स टू द बर्स्टिंग फोर्स, जैसे होता था पहले से, कि रेजिस्टेंस फोर्स और हमारा बर्स्टिंग फोर्स जो है हम इक्वेट करते, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिला था सिग्मा एक्स इंटू 2dx इंटू एल, और इक्वेशन नंबर 1 से हमें ये मिला था, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, देख, दोनों को इक्वेट किए हम, जब दोनों को इक्वेट किए तो हमें ये इक्वेशन मिली, ठीक। सिग्मा एक्स इंटू 2dx इंटू एल माइनस 2l px dx प्लस एक्स इंटू डी पी एक्स, एक ब्रैकेट में। इस 2dx इंटू एल को हम इधर ले आए इक्वेशन के इधर, तो हमें सिग्मा एक्स इक्वल टू, देखिए क्या मिल रहा है, 2l से 2l कट जाएगा, ठीक है, बचेगा नीचे केवल dx, ठीक, और माइनस रहेगा। तो dx से dx इस पहले वाले टर्म में कटेगा, तो केवल बचेगा हमारे पास माइनस px, और जब इसके साथ dx आएगा तो ये x इंटू डी पी एक्स अपन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3। यहां से हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू मिली है, ठीक है, सिग्मा एक्स की एक इक्वेशन मिली है, हुप स्ट्रेस की एक इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। जब हुप स्ट्रेस की हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई, तो देखिए हम आगे क्या कह रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि सिग्मा 2 यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। हुप स्ट्रेस यानी कि सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस हमारा वेरी कर रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वेरी नहीं करेगा, ठीक है। क्या रीजन है उसको हम देख लेते हैं। द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एट एनी पॉइंट इन द सेक्शन इज कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस। क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होता है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। हुप स्ट्रेस क्या कर रहा है, रेडियस जब वेरी कर रहा है तो रेडियस की वजह से वो वेरी कर रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए क्या कर रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है इस थिक वाले के केस के लिए। अब हम कह रहे हैं कि एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कांस्टेंट, हेंस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस विल आल्सो बी कांस्टेंट। क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा कांस्टेंट है, इसलिए हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कांस्टेंट होगा। और अगर हम सपोज कर रहे हैं कि सिग्मा 2 इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। चलिए अब हम कह रहे हैं
कि hence at any point at a distance x from the center three principal stresses are acting, they are। अब हम कह रहे हैं कि किसी भी x डिस्टेंस पे, ठीक है, किसी भी कोई ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे सेंटर से x डिस्टेंस पे है, वहां पे तीन तरह के स्ट्रेसेस लगेंगे। कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे हैं? एक हमारा लग रहा है रेडियल कंप्रेसिव स्ट्रेस px, एक हमारा लग रहा है हुक और सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स, और एक हमारा लग रहा है क्या, लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा 2, जो कि कांस्टेंट है। सिग्मा 2 हमारा कांस्टेंट, ठीक है, बाकी दोनों हमारा वेरी करता है। अब हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस E2 एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय, क्या होगा, क्या होता था अभी जब हम पहले निकालते थे स्ट्रेन थिन वाले में, तो क्या होता था सिंपल सिग्मा 2 अपान ई माइनस म्यू, यानी कि पॉइजन रेशियो, म्यू सिग्मा 1 अपान ई आता था, ठीक है। लेकिन हुक स्ट्रेस चूंकि यहाँ पे क्या है, हुक स्ट्रेस हमारा क्या है, सिग्मा एक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सिग्मा एक्स प्लस म्यू पी एक्स अपान ई, म्यू पी एक्स अपान ई, पी एक्स मतलब जो हमारा रेडियल प्रेशर की वजह से लग रहा है स्ट्रेन, ठीक है, कंप्रेसिव इन नेचर है, इसलिए यहाँ पे ये प्लस में आए, इसका इफेक्ट जो है यहाँ पे प्लस में आए, ठीक है। बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कांस्टेंट, लेकिन हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि E2 जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि ये जो E2 है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, स्ट्रेन क्या है, कांस्टेंट, ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं, देखो सिग्मा 2 अपान ई कांस्टेंट है, सिग्मा 2 अपान ई कांस्टेंट है, सिग्मा 2 भी वेरी नहीं कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ई तो हमारा कांस्टेंट ही रहता है, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो इस सिग्मा 2 अपान ई को अगर इक्वेशन के इधर ले आए, हम इधर ले आए, इक्वेशन के इधर ले आए, ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर आ गया, तो बचा क्या लेफ्ट हैंड साइड में, म्यू सिग्मा एक्स अपान ई प्लस म्यू पी एक्स अपान ई इक्वल टू, कांस्टेंट में कांस्टेंट मिल गया, हमें कांस्टेंट ही मिल गया, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू में सिग्मा 2 अपान ई भी प्लस माइनस जो भी था होना था वो हुआ, और हमें एक कांस्टेंट नया मिल गया, ठीक है। एज सिग्मा 2 एंड ई इज कांस्टेंट, मैंने यहाँ आगे लिख दिया है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम कर रहे हैं इस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में म्यू अपान ई को बाहर ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, म्यू अपान ई को, तो बीच माइनस म्यू अपान ई को ले रहे हैं एक्चुअली, तो बचेगा क्या, सिग्मा एक्स, बचेगा हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस पी एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। सिग्मा एक्स माइनस पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट में ये इधर लेफ्ट हैंड साइड म्यू अपान ई आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि ई एंड म्यू भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि सिग्मा एक्स माइनस पी एक्स भी हमारा एक कांस्टेंट मिल गया, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि सिग्मा एक्स माइनस पी एक्स इक्वल टू 2, ठीक है, वेयर ए इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट में एक हमने वैल्यू रख ली है 2a, थोड़ा सा 2 इसलिए रखते हैं कि कैलकुलेशन में हमारे लिए आगे चल के आसानी हो, कांस्टेंट है चूंकि इसलिए हम कुछ भी रख सकते हैं वहां पे, ठीक। तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि सिग्मा एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस 2a, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 आया। सिग्मा एक्स का था, हुक स्ट्रेस था, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस था, ठीक है, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू आ गया पी एक्स प्लस 2a। अब इक्वेशन 3 और 4 की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, यहां से भी सिग्मा एक्स आया है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 यहां से भी हमें क्या मिला है, सिग्मा एक्स, दोनों ही जगह से हुक स्ट्रेस मिल रहा है, तो दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल कर लेते हैं। जब दोनों को ही हमने इक्वल किया तो पी एक्स प्लस 2a इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस एक्स डी पी एक्स अपन डी एक्स आया, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया, बाकी सबको एक तरफ राइट हैंड साइड में कर रहा है, तो x इंटू डी पी एक्स अपन डी एक्स इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस 2a
तो ये -2px - 2a आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच रहा है, x dpx अपॉन dx, ठीक। अब होगा क्या, x को फिर हम ले आए इधर, अपना इधर ले आओ x को फिर, ठीक है। क्या हो जाएगा, dpx अपॉन dx इक्वल टू -2px अपॉन x -2a, ठीक है। सिंपल, क्योंकि 2 दोनों में है इसीलिए लिए थे हम, 2 दोनों में है तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, px प्लस a, और ये हमारा हो गया px, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, dpx के साथ ये px प्लस a वाला टर्म ले आ रहे हैं, और dx को यहाँ पे कर रहे हैं ऊपर x के साथ, तो क्या हो जाएगा, dpx अपॉन px प्लस a -2dx अपॉन x, ठीक है। अब ये हमारा एक इक्वेशन बना, इक्वेशन बना तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, इक्वेशन बना तो हम करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। हम कर रहे हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, इट्स dpx अपॉन px प्लस a का log e बेस e px प्लस a, याद रखिएगा जब इंटीग्रेट करते हैं तो बेस जो हमारा होता है log का वो e होता है, ठीक है। और इस 2dx अपॉन x का किए तो क्या हुआ, 2 log e x, ये e है, log e x, ठीक है। और log e b, या ये क्या है, log बेस e b, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये जो log b है बेस e, ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें लॉग में है तो हमने कांस्टेंट भी लॉग में लिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसा लॉगरिथम वाले फार्मूला यूज किए जाए, तो द एबव इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज log e px plus a इक्वल टू माइनस log e x स्क्वायर, इधर 2 था तो ऊपर गया तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये log बेस e b, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, log e b अपॉन x स्क्वायर, भाई अगर कहीं पे बीच में माइनस आता था क्या होता था, दो अगर लॉगरिथम वाले हैं और माइनस है तो क्या हो जाता था, अपान आ जाता था, और अगर प्लस होता था तो क्या होता था, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो log b को अगर हम पहला टर्म मान रहे हैं और इसको दूसरा टर्म मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log e बेस e b अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल आया, log e px प्लस a, ठीक है। दोनों तरफ लॉग था, एंटी लॉग ले लिए हम, एंटी लॉग ले लिए तो क्या हो जाएगा, px प्लस a इक्वल टू b अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। px प्लस a इक्वल टू b अपॉन x स्क्वायर, और यहां से हमारा निकलेगा px इक्वल टू b अपॉन x स्क्वायर माइनस a, ये इसको हम कहे इक्वेशन नंबर a। ये रेडियल प्रेशर जो निकला है वो हमारा निकला है b अपॉन x स्क्वायर माइनस a, इक्वेशन नंबर a, ठीक है। Substituting this value of px in equation 4 we get equation 4, चलो देख लेते हैं कहां पे है, ये रहा, सिग्मा x इक्वल टू px प्लस 2a, इसमें px की वैल्यू पुट करेंगे, जब इसमें px की वैल्यू पुट किए हम तो सिग्मा x इक्वल टू आ गया हमारा b अपॉन px, यही तो था, ये तो है px, उठ के यहाँ पे आ गया b अपॉन x स्क्वायर माइनस a प्लस 2a, ठीक है। माइनस ए प्लस 2 प्लस ए हो जाएगा, और सिग्मा एक्स इक्वल टू आ गया b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यानी कि दो इक्वेशन मिल गई, px की और सिग्मा x की। अब देखो इक्वेशन a गिव्स द रेडियल प्रेशर px एंड इक्वेशन b गिव्स द हूप स्ट्रेस एट एनी रेडियस x, these two equations are called Lamage equation and the constant a and b are obtained from boundary condition which are, ये जो दोनों इक्वेशन थे a और b जो px और हूप स्ट्रेस की वैल्यू दे रहे थे सिग्मा x की एट एनी रेडियस x, इसको ही हम कहते हैं लैमेज इक्वेशन, लैमे का इक्वेशन, ठीक है। और a और b जो हमारे कांस्टेंट आ रहे थे उनके लिए कंडीशन होती है, उस पे हमारी वैल्यू जो है वो निकल जाती है न्यूमेरिकल में,
क्या होता है कंडीशन, एट x इक्वल टू R1, पहली बार x इक्वल टू R1 लेना होता है और दूसरी बार लेना होता है एट x इक्वल टू R2। ठीक है, तो जब R1 लेते हैं तो Px इक्वल टू P0 और जब R2 लेते हैं तो Px इक्वल टू 0, यानी और द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड द सिलेंडर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये हमारा निकला है क्या, लैमेज इक्वेशन थिक सिलेंडर के लिए। ठीक है, ये हमारा थिक सिलेंडर के लिए क्या हम डिराइव किए हैं, लैमे का इक्वेशन डिराइव किए। ठीक है,